दोस्तों, अगर आप ये माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक दक्षता परीक्षा या पुस्तकालय अध्यक्ष हेतु आयोजित दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं तो आप हमारा कंप्लीट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट तैयारी के लिए हमारा नोट सफिशिएंट है, जिसमें शिक्षण कौशल के अतिरिक्त संबंधित विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के कलेक्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नोट्स को आप पीडीएफ व्हाट्सएप पर या प्रिंटेड बाय पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। चाहे आप हाई स्कूल के किसी भी विषय के शिक्षक हो, चाहे +2 विद्यालय के किसी भी विषय के शिक्षक हो, चाहे लाइब्रेरियन हो, पुस्तकालय अध्यक्ष हो, दक्षता परीक्षा में आपसे 25 प्रश्न शिक्षण कौशल के पूछे जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टीचिंग स्किल के 25 क्वेश्चन को देखेंगे। आपकी परीक्षा में 25% प्रश्न शिक्षण कौशल से होंगे। शिक्षण कौशल के 300 से अधिक प्रश्नों का कलेक्शन प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क करें। फिलहाल इस वीडियो को आप एज अ सैंपल देख सकते हैं। तो आइए बगैर किसी देरी के हम टीचिंग स्किल शिक्षण कौशल के प्रैक्टिस सेट 1 की शुरुआत करते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? एक ऐसी कक्षा जिसमें अलग अलग समाज से बच्चे आए हुए हैं, हम भाषा शिक्षक हैं, हम क्या करेंगे? बच्चों को भाषा के प्रयोग का अधिक से अधिक अवसर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि सभी बच्चे एक दूसरे की भाषा को सुनेंगे और कुछ ना कुछ ग्रहण करेंगे, सीखेंगे, क्योंकि बच्चे जो सीखते हैं अनुकरण करके सीखते हैं। अगला सवाल है, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सबसे कम महत्वपूर्ण है संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, क्योंकि नियम कानून के अनुसार आप भाषा की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। बच्चों के जो सांस्कृतिक वातावरण है उसके हिसाब से भाषा की शिक्षा दी जाती है। व्याकरणिक नियमों की जानकारी होनी चाहिए। लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, पढ़ता और पढ़ती का जो कॉम्बिनेशन है इसे व्याकरणिक नियम कहते हैं। भाषा कौशल का ज्ञान होना चाहिए। भाषा के जो कौशल हैं, सुनना, लिखना, पढ़ना, बोलना, इसके पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, भाषा का प्रयोग हम कब करेंगे, कौन से शब्द कब बोलेंगे, इसकी जानकारी अनिवार्य है। अगला सवाल है, 81 नंबर, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर होना चाहिए? पढ़ाते समय जो कक्षा में अध्यापक होते हैं उसका ध्यान व्यक्तिगत विभिन्नता पर होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि कक्षा में जो भी बच्चे हैं उसमें आपस में विभिन्नता ज़रूर होती है और उसी विभिन्नता को ध्यान में रखकर हम बच्चे को पढ़ाएंगे। कोई मंद बुद्धि है तो उसे हम ज़्यादा समझाएंगे, अधिक उदाहरण देंगे। अगला सवाल है, 82 नंबर, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? समावेशी शिक्षा का अर्थ ये होता है कि सभी प्रकार के बालकों को एक साथ शिक्षा देना, मंद बुद्धि हो चाहे तेज हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे जैसे भी बालक हों, सबकी शिक्षा एक साथ होनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग, क्योंकि समावेशी शिक्षा में आप तभी शिक्षा दे पाएंगे जब अलग अलग दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करेंगे। अगला सवाल है, 83 स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? स्पीयरमैन महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक थे। इसके अनुसार जो तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता होती है उसे जी कारक कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, 84 उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? उच्च प्राथमिक बोलते हैं कक्षा 6 से 8 को। ऐसे
क्लास में अगर आप मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ा रहे हैं तो बेहतर क्या होगा। मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ाने के लिए आप संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उसका प्रयोग करना। जैसे 9 2 11 होना, इसका अर्थ होता है भाग जाना। जब बच्चे क्लास से भाग जाएंगे बीच में से तो आप कहेंगे कि ये बच्चा वर्ग से 9 2 11 हो गया, यानी वर्ग से बीच में से भाग गया। इस तरह जब आप लोकोक्ति का मुहावरे का प्रयोग करेंगे तो बच्चे आसानी से समझेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पियाजे के अनुसार भाषा एवं अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ डैश के माध्यम से ही विकसित होती है। पियाजे का जो कथन था वो अंतःक्रिया से संबंधित था। पियाजे ने कहा था कि भाषा एवं अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ जब अंतःक्रिया होता है तो भाषा का विकास होता है। अगला सवाल है 86, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण ऐसे शिक्षण को कहते हैं जिसमें विशेष कमियों का निराकरण किया जाए। उपचार करने का काम डॉक्टर करता है। इसी प्रकार उपचारात्मक शिक्षण में ऐसी शिक्षा दी जाती है कि बच्चे के कमियों की पहचान होती है, उसका निराकरण होता है। यानी उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। जब तक बीमारी पता नहीं चलेगा इलाज क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। दोस्तों कौशल 4 प्रकार के होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बोलना कौशल में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार बोलना। आप अपनी बात का प्रयोग तभी करें जब ज़रूरत हो। बगैर ज़रूरत के बोलना, बगैर स्थिति के अनुसार बोलना वाचालता कहलाता है। अगला सवाल है 88, कौन सा भूलने का कारण नहीं है। आदमी जो भूलता है उसका कारण क्या हो सकता है। मानसिक द्वंद्वता के कारण भी लोग भूलते हैं। सीखने की मात्रा में कमी है फिर भी भूलते हैं। पुनरावृत्ति का अभाव है, आप दोहराते नहीं हैं फिर भी आप भूलेंगे। शिक्षक की योग्यता का भूलने से कोई संबंध नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 89, शिक्षक अनुशासन की समस्या को हल कर सकता है। अनुशासन कहते हैं डिसिप्लिन को। एक शिक्षक कक्षा में अनुशासन कब बनाएगा, डिसिप्लिन कब और कैसे लाएगा। कठोर दंड द्वारा कभी नहीं ला पाएगा। कक्षा निष्कासन द्वारा, बच्चे बदमाशी करे उसको आप क्लास से भगा दीजिए, कभी अनुशासन नहीं आएगा। मुख्य अध्यापक को शिकायत करेंगे कब तक, ये अनुशासन लाने का उपाय नहीं है। लेकिन आप जब सहानुभूति दिखलाएंगे, बच्चे का दिल जीतेंगे तो बच्चे आपकी बात ज़रूर मानेंगे। यानी कक्षा में अनुशासन का एकमात्र तरीका है। अगला सवाल है 90 नंबर, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है। क्लास में बच्चा फेल हो गया, इसका मतलब ये हुआ है कि व्यवस्था फेल हो गई है। आपने जो बच्चे को पढ़ाया है उस पढ़ाई में ही कमी रह गई है। आप अपना स्वमूल्यांकन करें, फिर से नई शिक्षण विधि का उपयोग करके बच्चे को पढ़ाएं, बच्चा ज़रूर पास हो जाएगा। अगला सवाल है, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है। ऐसी गतिविधि जिसमें रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाता है वो पोर्टफोलियो आकलन कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, गणित शिक्षण शास्त्र लिया गया है। राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है वह किस रूप में जाना जाता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि राजेश जो है गणित की समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित है। इस आंतरिक बल को जिसने उसे प्रेरित किया है, विवश किया है, वह प्रेरक कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 93 नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या, अनुमान अथवा नियंत्रण, प्राक कल्पना डैश के लक्ष्य हैं। ये सब होते हैं किसके लक्ष्य होते हैं। ये सब जो होते हैं वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य होते हैं। व्याख्या, अनुमान, नियंत्रण, प्राक कल्पना ये सब वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य हैं। अगला सवाल है, कम गति से सीखने वालों बच्चों की मुख्य विशेषता होती है।
ऐसे बच्चे जो कम गति से धीमी गति से सीखते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करता है। यानी वो मंदबुद्धि हो, कम सुनता हो, कम बोलता हो, कुछ न कुछ अक्षमता है, तभी वो धीमी गति से सीख रहे हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? सतत का मतलब होता है लगातार, व्यापक का मतलब होता है बड़े पैमाने पर। भाषा में बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना ही भाषा का सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सस्वर का मतलब होता है बोलकर पढ़ना, स्वर के साथ पढ़ना। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना जानते हैं लेकिन उसमें झिझक होता है। जब बच्चे पूरे क्लास के सामने पढ़ेंगे तो उसका झिझक समाप्त होगा। सही जवाब ऑप्शन बी। अगला है, स्मरण डैश के अंतर्गत आता है। स्मरण जो होता है याद करने की क्षमता, यह जो है धारण एवं अनुस्मरण के अंतर्गत आता है। किसी भी चीज को याद रखना ही स्मरण है। अगला सवाल है, 98 किशोरावस्था के दौरान कई प्रकार के तनाव और चिंताएं होती है। शिक्षकों को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जब बच्चे किशोरावस्था में होती है तो उसके तनाव और चिंता का काल होता है। ऐसी स्थिति में सहानुभूति के साथ सतर्कता पूर्वक व्यवहार करके आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करके उसके साथ सहानुभूति दिखलाकर होशियारी के साथ हम उसे शिक्षा देंगे। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उसे लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? लेव वाइगोत्स्की ने ऐसे मौखिक संवाद को व्यक्तिगत वार्ता कहा है जो बच्चे अपने आप से करते हैं। व्यक्तिगत का अर्थ ही होता है खुद से करना, वार्ता का अर्थ होता है संवाद, बातचीत, यानी खुद से बात करना मौखिक संवाद होता है। अगला सवाल है 100 नंबर, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है वह किशोरावस्था है। किशोरावस्था के बाद ही कोई वयस्क होता है, यानी यह वयस्कता के ठीक पहले की घटना होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे प्राइवेट वीडियो लाइव क्लासेज कंप्लीट नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष हेतु आयोजित दक्षता परीक्षा के पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट नोट्स के सैंपल आप हमारी वेबसाइट www.teacherhammer.com पर देख सकते हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषयवार शिक्षक दक्षता परीक्षा का पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें और कंप्लीट नोट्स प्राप्त करने के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स अ लॉट।